नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा की डेट भी आ गई है। बीएड की 30 अक्टूबर और एजुकेशन की 28 नवंबर। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो है कि 30 अक्टूबर तक हम कम से कम 20 वीडियो अभी अपलोड करेंगे। इस तरह से हमारे कुल वीडियोज़ की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 68। आज हम 58वां वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। टोटल 78 वीडियोज़ एजुकेशन से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी से संबंधित हो जाएंगे। इसमें कुल मिलाकर अराउंड 1000 क्वेश्चंस होंगे और इस 1000 प्रश्नों को यदि अच्छे से अगर पढ़ लिया जाए तो निश्चित है कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत होगी एग्जाम में बैठने के लिए। दोस्तों, आज हम 58वां भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भाग में 17 प्रश्न हैं और 17 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें, इसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद चलते हैं अपने श्रृंखला पर। तो आइए आज के 58वां भाग के पहले प्रश्न पर हम आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा। तदनुभूति का तात्पर्य है। क्या है तदनुभूति का तात्पर्य? किसी की भावना को उसके दृष्टिकोण से समझना, यह है तदनुभूति। प्रश्न नंबर 2 है, किसी निजातीय समूह का सदस्य बनकर उसके सदस्यों के व्यवहार संस्कृति का अध्ययन करना एवं उस अवलोकन को कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रश्न आपके। किसी निजातीय समूह का सदस्य बनकर उसके सदस्यों के व्यवहार और संस्कृति का अध्ययन करना एवं उस अवलोकन को क्या कहते हैं? तो यह है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता प्रेक्षित समूह के बीच घुल मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक शोधकर्ता कई व्यक्तियों को इकट्ठा करके सुखद वातावरण और निर्देशित परिचर्चा में सुव्यवस्थित और सामूहिक प्रश्न पूछे। उसने किस तकनीक का उपयोग किया? तो यह है फोकस ग्रुप तकनीक। प्रश्न नंबर 4 है, शैक्षिक लब्धि एजुकेशनल कोशेंट को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो वो है EA/CA, एजुकेशनल अचीवमेंट अपॉन क्रोनोलॉजिकल अचीवमेंट। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षा में कर्जन ने किस पर सर्वाधिक जोर दिया था? तो कर्जन ने शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसने दिया था? इसको दिया था स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 7 है, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो वो है एरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 8 है, मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की? तो वो है विश्वसनीयता एवं वैधता।
रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगला प्रश्न है हमारा 9। जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप परिणाम आए, उसके बाद स्वैच्छिक व्यवहार सबल हो जाता है अथवा निर्बल हो जाता है। परिणाम के बाद जिसमें ऐसे लर्निंग में जिसमें परिणाम आने के बाद स्वैच्छिक व्यवहार सबल हो जाता है अथवा दुर्बल हो जाता है, तो कौन सी लर्निंग है, कौन सी विधि है लर्निंग की? तो वो है स्किनर की सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, स्किनर ने क्या प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। तो जब चूहा प्रयास करता है, उछल कूद करता है, और जब उसके प्रयास के बाद परिणाम यानी भोजन मिलता है, तो वह और एक्टिव हो जाता है और स्वैच्छिक व्यवहार उसका और सबल हो जाता है। और स्किनर ने ऐसा भी किया है कि जिसमें परिणाम जो था दुखदाई था, उसके बाद जो स्वैच्छिक व्यवहार था प्राणी का, किसी जीव का, तो निर्बल हो जाता है। तो वो है, इस पर स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग किया था। प्रश्न हम 10वें प्रश्न पर चलते हैं। साक्षर भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर सन की हम बात करें तो 2009 है। अगर डेट भी अगर पूछ रहा है तो 7 सितंबर 2009, साक्षर भारत अभियान। प्रश्न नंबर 11 है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, प्राचलिक सांख्यिकी में कौन सा स्केल यूज करते हैं? तो इसमें अंतराल और अनुपात मापनी का यूज किया जाता है। इसमें पैरामेट्रिक सांख्यिकी में इंटरवल और रेशियो मापनी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है नॉन पैरामेट्रिक अप्राचलिक सांख्यिकी, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कौन सी मापनी प्रयुक्त होती है? तो नॉन पैरामेट्रिक में नामित और क्रमित, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज किया जाता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। प्रश्न नंबर 13 पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 13 है एक तरफ सहसंबंध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उपयोग की शर्तें दी हुई हैं। तो एक तरफ सहसंबंध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उपयोग के लिए शर्तें दी हुई है। तो पहले है बिंदु द्विपांक्तिक सहसंबंध कब यूज किया जाता है? जब एक चर सतत तथा दूसरा वास्तविक द्विभाजी होता है, तो बिंदु द्विपांक्तिक सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। अब गुणक आघूर्ण का प्रयोग कब किया जाता है? जब दोनों चर सतत तथा अंतराल मापनी द्वारा प्राप्त हों, दोनों चर सतत हों। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब दोनों चर सतत हों तब किस सहसंबंध गुणांक का? तो इसमें गुणक आघूर्ण सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाएगा। फिर है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों चर क्रमित मापनी द्वारा प्राप्त हों, दोनों चर क्रमित मापनी द्वारा प्राप्त, तो वहाँ पर स्पीयरमैन की रैंक डिफरेंस मेथड का यूज किया जाता है।
जब दोनों चर क्रमित मापनी द्वारा प्राप्त हों, और जब दोनों चर बनावटी रूप में द्विभाजी हों, वास्तविक द्विभाजी नहीं, वास्तविक रूप में द्विभाजी हों, तो वहाँ चतुष्कोटिक सहसंबंध हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर है 14। प्रश्न नंबर 14 है n = 30 अथवा कम होने पर किस सहसंबंध गुणांक विधि का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर है स्पीयरमैन की रैंक डिफरेंस मेथड। प्रश्न है 15। एक शोधकर्ता विद्यालय के प्रति अनुकूलन अभिवृत्ति विकसित करने से संबंधित एक परियोजना पर काम करना चाहता है। इस संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु कौन सा उपकरण यानी कौन सा टूल्स उपयोगी होगा? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल्स जो होगा वो है क्वेश्चनायर होगा, प्रश्नावली। क्योंकि रिसर्च का ऐसा स्वरूप है, हमारे शोध की ऐसी प्रकृति है कि दूर दराज से सूचनाओं को इकट्ठा करना होगा, और दूर दराज से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए सबसे बेहतरीन जो टूल्स है वो है क्वेश्चनायर। क्वेश्चन नंबर 16। धर्म एक संस्था है। धर्म एक संस्था है। क्यों? धर्म, रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन। व्हाई? क्योंकि यह लोगों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 17 है किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक क्या हो सकता है? तो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक राष्ट्र ध्वज को हम मानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 17 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। आपने हमारे वीडियोज़ को धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, तो जुड़ जाएं हमारे चैनल से। हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसे ही हम वीडियोज़ अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लाभान्वित हो सकें और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कर सकें, शेयर कर सकें। और पुनः याद दिलाता हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की UPHSC की एग्ज़ाम होने वाली है वो 30 अक्टूबर निश्चित हुई है बीएड के लिए, और एजुकेशन के लिए 28 नवंबर। आप हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यूअस देखें। निश्चित है कि एक महीने में हम 20+ वीडियो अपलोड करेंगे। इस तरह से हमारी UPHSC से संबंधित, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जो वीडियोज़ की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी अराउंड 80, और इसमें मोर देन 1000 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे आप में, और यह कॉन्फिडेंस वास्तव में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। तो आप हमारे वीडियोज़ को, सभी वीडियोज़ को देखें, जल्दी सभी वीडियोज़ को देखें, हो सके तो सभी का नोट्स बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।